हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्कर सीरीज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सभी के सभी क्वेश्चंस को आपने क्विज की तरह अटेम्प्ट करना है और लास्ट में मुझे बताना जरूर है आउट ऑफ 5 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। इससे अल्टीमेटली आपको ही पता लग पाएगा कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं। और आपके लाइक से, कमेंट से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और मान लो कि एक दो क्वेश्चन आपके गलत हो भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब हम क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वही क्वेश्चन आपको यहीं के यहीं याद हो जाएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग दीवानी राइट वेयर टेकन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम शाह आलम सेकंड द मुगल एम्पायर? बिहार, बंगाल, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है दीवानी राइट्स के चलते हुए कौन कौन से एरियाज शाह आलम सेकंड से लिए थे। तो होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम डिटेल में समझ लेते हैं। अब देखिए बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में। और ये हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, मेनली हमें बैटल ऑफ बक्सर समझना होगा। और बैटल ऑफ बक्सर तभी समझ में आएगा जब हम थोड़ा सा सिनेरियो समझेंगे प्लासी के बाद क्या हुआ था। अब देखिए बैटल ऑफ प्लासी होता है, जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लीड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव बैटल ऑफ प्लासी जीत जाते हैं और नेक्स्ट नवाब बनते हैं बंगाल के मीर जाफर। अब मीर जाफर से एंडलेस डिमांड मनवाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। और एक टाइम पर आकर मीर जाफर भी परेशान हो जाते हैं। और 1759 में मीर जाफर इनवाइट करते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। और यहाँ पर मेन एम यही होता है मीर जाफर का कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में बैटल लड़े। अगर यहाँ पर डच जीत जाती है तो डेफिनेटली डच इतनी अपनी डिमांड नहीं मनवाएगा जितनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमसे मनवा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये बैटल हार जाती है। बैटल आपने याद रखनी है, बैटल ऑफ बिदारा। और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर को नवाब पद से हटा देती है और नेक्स्ट नवाब बनाती है मीर कासिम को। अब मीर कासिम से भी एंडलेस डिमांड मनवाई जाती है और मीर कासिम भी एक टाइम पर आकर परेशान हो जाता है। 1763 में मीर कासिम अपनी कैपिटल ही शिफ्ट कर लेता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, की जो डिमांड है उसको एक तरह से ना मानना पड़े। और मीर कासिम अपनी जो कैपिटल है शिफ्ट करता है मुर्शिदाबाद, यहाँ पर लिख देता हूँ मुर्शिदाबाद से मुंगेर। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर लगभग 350 किलोमीटर का डिफरेंस है। और यहाँ पर मीर कासिम को थोड़ा सा एक एरिया वाइज डिफरेंस मिल जाता है। और मीर कासिम यहाँ पर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह से हटाया जाए। और मीर कासिम यहाँ पर हायर करता है फॉरेन आर्मी एक्सपर्ट्स को, गन फैक्ट्रीज लगाता है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज होकर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 40% टैक्स लगाया था लोकल ट्रेडर्स पर, वो भी हटा देता है। और इसके चलते हुए मीर कासिम एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में टसल स्टार्ट हो जाता है और जो छुटपुट बैटल्स में बदल जाता है। और 1763 में मीर कासिम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज को मार देता है पटना में। और इसको आप पटना की घटना से याद कर सकते हो। और पटना की घटना के बाद मीर कासिम भाग जाता है अवध। अब यहाँ पर आपने याद रखना है अवध के नवाब कौन है? सुहाज उद दौला। और यहाँ पर जैसे ही मीर कासिम पहुंचता है और अपनी आपबीती बताता है तो सुहाजुद्दौला भी उसी तरह से परेशान होता है जिस तरह से मीर कासिम परेशान था। तो ये दोनों टीम अप कर लेते हैं और ये खबर पहुंच जाती है शाह आलम सेकंड के पास। तो वो भी यहाँ पर टीम अप कर लेते हैं। तो ये तीनों मिलकर ब्रिटिशर्स के एंगेस्ट में बैटल लड़ते हैं और इस बैटल को हम किस नाम से जानते हैं? बैटल ऑफ बक्सर। होपफुली यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। सुहाजुद्दौला जो कहाँ के नवाब थे? अवध के। शाह आलम सेकंड मुगल एम्पायर एंड मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे। और ब्रिटिशर्स की तरफ से यहाँ पर कौन लीड कर रहा था? हेक्टर मुनरो। यहाँ पर ये नाम जरूर याद रखना क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव तो वापस चले गए थे 1760 में और वहां जाकर उनका जोरदार स्वागत हुआ, डॉक्टरेट की डिग्री मिली। बट चलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वापस आते हैं। अब बैटल ऑफ बक्सर हेक्टर मुनरो ने 3-4 घंटे में ही जीत ली थी। मीर कासिम तो बीच में से ही भाग गए थे। सुहाजुद्दौला एंड शाह आलम सेकंड का क्या किया जाए? इसके चलते हुए हेक्टर मुंडो ने फिर से रॉबर्ट क्लाइव को इंडिया बुलाया। अब रॉबर्ट क्लाइव 1765 में इंडिया आते हैं और इंडिया आने के बाद ये इलाहाबाद में बुलाते हैं सुहाजुद्दौला एंड शाह आलम सेकंड को। और सुहाजुद्दौला को यहाँ पर वार इंडेमनिटी देनी पड़ती है। वार इंडेमनिटी क्या होता है कि मान लो कि अगर दो राजा बैटल लड़ रहे हैं और एक हार जाता है तो जीतने वाला राजा जो बैटल का खर्चा होता है वो हारे हुए राजे से लेता है। तो आप समझ गए होंगे वार इंडेमनिटी क्या होता है। तो 50 लाख के आसपास वार इंडेमनिटी लिया जाता है।
और 2 एरियाज लिए जाते हैं, इलाहाबाद एंड कोरा। और साथ में ब्रिटिशर्स कहते हैं अब आपको आर्मी रखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सुरक्षा हम करेंगे और जो आर्मी हम यहाँ पर लगाएंगे उसका खर्चा आपको देना होगा। तो होपफुली आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब शाह आलम सेकेंड को 2 एरिया दे दिए जाते हैं, इलाहाबाद एंड कोरा। ये दोनों एरिया किसको दे दिए जाते हैं? शाह आलम सेकेंड को। और साथ में 26 लाख की पेंशन यहाँ पर नियुक्त कर दी जाती है कि आपको 26 लाख की पेंशन मिलेगी, लेकिन बदले में आपको हमें दीवानी राइट्स देने होंगे। कौन कौन से रीजन के? बिहार के, बंगाल के, उड़ीसा के। अब दीवानी राइट्स होते क्या हैं? आप ऐसे समझ लो कि टैक्स कौन वसूलेगा? ब्रिटिशर्स। लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? ब्रिटिशर्स। और यहीं से ही ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम की शुरुआत होती है। बंगाल वाले रीजन में 1765 में ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश हो जाता है। जो यहाँ पर दीवानी राइट्स हैं, दीवानी राइट्स आपको समझ में आ गए। टैक्स कौन वसूलेगा? ब्रिटिशर्स। एंड लॉ मेकिंग बॉडी भी कौन होगा? ब्रिटिशर्स। और जो यहाँ पर नवाब होंगे बंगाल के, और नवाब किसको नियुक्त कर दिया गया था मीर कासिम के बाद? मीर जाफर को फिर से यहाँ पर नवाब बनाया गया था। उनको निजामत का काम दिया गया। निजामत, निजामत बोले तो पब्लिक वेलफेयर वर्क। तो होपफुली यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको दीवानी राइट्स और निजामत का कंसेप्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी हुई है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा जैसे आपको पीडीएफ मिलेगी। सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल ड्यूरिंग द रेन ऑफ बहादुर शाह द सन ऑफ औरंगजेब। अब देखो, औरंगजेब की जैसी डेथ होती है ना 1707 में, उसके बाद वार ऑफ सक्सेशन होता है, बैटल ऑफ जज्जू। और इस बैटल में जीते हैं बहादुर शाह फर्स्ट, जिनकी एज लगभग 65 ईयर्स की होती है। और अब यहाँ पर पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, ही अडॉप्टेड अ मोर टॉलरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द हिंदू चीफ्स एंड द राजास। सेकंड है, एज अ रिजल्ट ऑफ हैवी टैक्सेस फ्रॉम द पिगॉन्स द स्टेट फाइनेंस एक्सपीरियंस सडन इंक्रीज ड्यूरिंग हिज एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोनों स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारी सही है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भी हम डिटेल में समझ लेते हैं। अब औरंगजेब की डेथ के बाद जैसे ही वार ऑफ सक्सेशन होता है, तो बहादुर शाह फर्स्ट बैटल ऑफ जज्जू जीत जाते हैं और नेक्स्ट किंग बन जाते हैं 1707 से लेकर 1712 तक। और इनकी एज होती है लगभग 65 ईयर्स। अब इनकी जो पॉलिसीज होती है वो औरंगजेब की बिल्कुल विपरीत होती है, मतलब बिल्कुल अपोजिट होती हैं। और आप ऐसे समझ लो, पॉलिसी ऑफ कॉम्प्रोमाइज, पार्डनिंग, जितने भी नोबल्स होते हैं हिंदू चीफ्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा टॉलरेट पॉलिसी अपनाते हैं। राजा ऑफ अम्बेर, जो जाट राजा होते हैं, चूरमन सिंह, और मराठा प्रिंस शाहू को रिलीज कर देते हैं। और लगभग अपने 5 साल के राजा के करियर में ये 13 करोड़ का खर्चा कर देते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल यहाँ पर संभल ही नहीं पाता है इनसे। और थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि जो सिख्स हैं, ये चाहते थे कि सिक्स के प्रति भी हम अपनी पॉलिसी यहाँ पर एक पीसफुल रखें। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ के बाद जो सिख की कमांड है वो चली जाती है बंदा सिंह बहादुर जी के पास। और जैसे ही बंदा सिंह बहादुर जी के पास लीडरशिप जाती है, तो इनके बीच में टसल स्टार्ट हो जाती है, मतलब रिवोल्ट या फिर रिबेल यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। और एक ना एरिया डिवाइड हो जाता है कि यमुना रिवर, सतलुज एंड यमुना रिवर ऐसे समझ लो, इन दोनों रिवर के बीच में जो एरिया है वो वहाँ पर सिख एक तरह से अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर सिंह, जिनको सच्चा बादशाह भी कहा जाता था। और ये एक टसल इनके बीच में चलती रहती है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द रीजन बिहाइंड द फाउंडेशन ऑफ हैदराबाद बाय निजाम असफ जहां। अब निज़ाम असफ जहां, निजाम उल मुल्क, इनको चिंकलिश खान भी कहा जाता है एंड खमरुद्दीन भी कहा जाता है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक बार हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द then Mughal Emperor frustrated all his attempt at reforming the administration. Second, he wanted to maintain his supremacy. Third, he was threatened by Sayyid brothers. अब सैयद ब्रदर्स कौन थे? इनको हम किंग मेकर भी कहते थे। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट टू स्टेटमेंट है वो सही है, सैयद ब्रदर्स वाली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी। अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। देखो होता क्या है, 1707 के बाद जैसी औरंगजेब की डेथ होती है, उसके बाद डिक्लाइन ऑफ मुगल इरा स्टार्ट हो जाता है। और पहले किंग बनते हैं बहादुर शाह फर्स्ट, अभी हमने डिस्कस करा। उसके बाद 9-10 महीने के लिए किंग बनते हैं जहांदर शाह। देन बनते हैं फारूक सिहार। जो फारूक सिहार किंग बनते हैं वो किसकी हेल्प से बनते हैं? सैयद ब्रदर्स की हेल्प से। मतलब यहाँ पर नोबल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। और सैयद ब्रदर्स
जो थे वो फारूक सियार की पॉलिसी से परेशान हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर पॉलिसीज इनको पसंद नहीं आती, तो सैयद ब्रदर्स फारूक सियार को मार देते हैं 1719 में। अब जैसे ही यहाँ पर फारूक सियार मरते हैं, नेक्स्ट किंग बनते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोहम्मद शाह रंगीला, और ये काफी लंबे समय तक किंग रहेंगे, 1719 से लेकर 1748 तक। अब मोहम्मद शाह रंगीला के अंडर बेसिकली जो उस समय मुगल एम्पायर चल रहा था, सैयद ब्रदर्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। तो यहाँ पर जो निजाम असफ जहाँ थे, इन्होंने सैयद ब्रदर्स को ये मार देते हैं 1920 में, क्योंकि यहाँ पर नोबल्स आपस में एक गुट बना लेते हैं, और इसी के चलते हुए यहाँ पर जो निजाम उल मुल्क है वो ऑर्गेनाइज करते हैं तुरानी एंड ईरानी नोबलमैनशिप, और ये सैयद ब्रदर्स के एंगेस्ट में एक तरह से आप आर्मी लगा सकते हो, या फिर एक एक अलग से ग्रुप लगा सकते हो। और 1920 में इनको डिफीट कर देते हैं और मार ही देते हैं, और निजाम उल मुल्क वाजिर बन जाते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला किंग है, और वाजिर वाजिर मतलब पीएम कौन है, निजाम असफ जहां। अब जैसे ही यहाँ पर ये किंग बनते हैं तो अपने हिसाब से रिफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये रिफॉर्म्स पसंद नहीं आते मोहम्मद शाह रंगीला को, और ये चाहते थे कि एग्जैक्टली जो मुगल एम्पायर है वो अपने आप को थोड़ा सा स्टैब्लिश करे, क्योंकि मुगल तो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए थे। और इसी के चलते हुए मोहम्मद शाह रंगीला और जो निजाम असफ जहाँ हैं, इनके आपस में जो रिफॉर्म्स थे वो इन दोनों को समझ नहीं आ रहे थे, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला एक अच्छे किंग नहीं थे। ये एक तरह से रंगीन स्वभाव के थे, मतलब इनको मैरी मेकर भी कहा जाता है। तो इनकी पॉलिसी से परेशान होकर निजाम असफ जहाँ फिर से डेक्कन की ओर चले जाते हैं, और जैसे ही ये डेक्कन की ओर जाते हैं तो यहाँ पर जो मोहम्मद शाह रंगीला है वो मुगल गवर्नर, जो डेक्कन के मुगल गवर्नर होते हैं मुबारिज खान, मैं यहाँ लिख देता हूँ मुबारिज खान, इनको बोलते हैं कि आप निजाम असफ जहाँ को रेजिस्ट करो। तो निजाम असफ जहाँ मुबारिज खान को मार देते हैं, और मुबारिज खान का जो सर है वो धड़ से अलग कर देते हैं, और सर गिफ्ट करते हैं मोहम्मद शाह रंगीला को, और मोहम्मद शाह रंगीला को ये बात समझ में आ जाती है कि निजाम असफ जहाँ से अब हमें टसल नहीं करना चाहिए, मतलब अब कन्फ्लिक्ट नहीं रखना चाहिए, इनको डेक्कन वाला एरिया दे देना चाहिए। तो यहाँ पर जो मोहम्मद शाह रंगीला है वो डेक्कन वाला एरिया संभालने देते हैं निजाम असफ जहाँ को, और इसी तरह से ये हैदराबाद को फाउंड करते हैं, मतलब फाउंडेशन ऑफ हैदराबाद की, मतलब एक तरह से नींव रखते हैं निजाम असफ जहां। इनके तीन नाम है, याद रखना, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, चिंगलीज खान एंड खमरुद्दीन निजाम उल मुल्क एंड निजाम उल मुल्क या निजाम असफ जहां। अब जैसे ही यहाँ पर ये अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं 1724 में, तो मराठास के साथ इनकी टसल स्टार्ट हो जाती है डेक्कन में। अब मराठास चाहते हैं कि ये इनको चौथ का और सरदेशमुखी जो टैक्स है वो दें, लेकिन ये टैक्स देने से मना कर देते हैं। फिर 1728 में बैटल ऑफ पालखेड़ा होती है, पालखेड़ा महाराष्ट्र वाले रीजन में है, और यहाँ पर मराठास की तरफ से इस बैटल में लड़ रहे होते हैं बाजीराव फर्स्ट, और बाजीराव फर्स्ट बहुत ही इजीली हरा देते हैं निजामुल मुल्क को, और उसके बाद चौथ एंड सरदेशमुखी टैक्स लगा दिया जाता है। और फिर 1739 में आपको याद आ रहा होगा नादिर शाह का अटैक होता है मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, नादिर शाह एंड मोहम्मद शाह रंगीला, बस ये एक पॉइंट याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ जाता है। नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह रंगीला, मैं यहाँ पर MSR लिख रहा हूँ। अब 1739 में बैटल ऑफ करनाल होती है, यहाँ पर नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला को बंदी बना लेता है, और मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से निजाम असफ जहां भी होते हैं, और निजाम असफ जहां कन्विंस करते हैं नादिर शाह को कि आप वापस चले जाइए, और बदले में आपको 50 लाख रुपीस दिए जाएंगे, और आप दिल्ली को लूट सकते हैं। तो नादिर शाह अपने साथ कोहिनूर का हीरा ले गए थे, और साथ साथ पीकॉक थ्रोन जिस पर राजा बैठा करते थे मुगल राजा, वो भी अपने साथ ले गए थे। तो एक यहाँ पर स्टेटमेंट बन जाती है कि कन्विंस किसने किया था, तो आपने यहाँ पर याद रखना है निजाम असफ जहां ने नादिर शाह को। होपफुली आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी गई है, तो एक बार आप जैसे ही आपको PDF मिलेगी एक बार आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द ग्रेट किंग मार्तंड वर्मा इज रिलेटेड टू। इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में नहीं करवाऊंगा, ये अपने आप में एक टॉपिक है, और मार्तंड वर्मा को हम काफी डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट वीक, तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए जस्ट हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये कहाँ के किंग थे। तो ये किंग थे त्रवनकोर के, त्रवनकोर बोले, या फिर आप केरला यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं।
बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है और इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द आउटकम ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब देखो यहाँ पर तीन स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है मराठास वेयर डिफीटेड। सेकंड, ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द चांस टू कंसोलिडेट इट्स पावर इन साउथ इंडिया। थर्ड है अफगान्स गॉट द होल्ड ऑफ पंजाब। काफी अच्छा क्वेश्चन है। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे बहुत फायदा हुआ था। तो अब एक तो हिंट मैंने आपको दे दिया, तो होपफुली अभी तक आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसको भी हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए सदाशिव राव भाऊ जो मराठा की तरफ से इस बैटल में लीड कर रहे थे, सदाशिव राव भाऊ। और एक नाम आपने यहाँ पर याद रखना है, राजा राम सेकंड। जस्ट अ सेकंड, राजा राम सेकंड। अहमद शाह अब्दाली की इसमें ये बैटल लड़ी गई थी। अहमद शाह अब्दाली इससे पहले या फिर टोटल इंडिया में 8 बार आ चुका था, 8 बार उसने लूटपाट मचाई थी। अहमद शाह अब्दाली को मॉडर्न अफगानिस्तान का फाउंडर भी माना जाता है। जो आज का अफगानिस्तान है उसका फाउंडर माना जाता है। पहले का जो अफगानिस्तान था वो कुछ पर्शियन के हाथ में था, कुछ मुगल्स के हाथ में था। तो अहमद शाह अब्दाली ने एक तरह से अफगानिस्तान को फाउंड किया था, जो आज का अफगानिस्तान का एरिया है। और अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान के लोग बहुत ज्यादा मानते हैं और इनकी दरगाह पर बहुत ज़्यादा विजिट किया जाता है अफगानिस्तान के लोगों के द्वारा। तो अहमद शाह अब्दाली वर्सेस सदाशिवराव भाऊ के बीच में बैटल हुई थी। अब ये बैटल 1761 में लड़ी गई थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इस बैटल में जो लोकल लीडर्स हैं, जो हिंदू किंग्स थे, उनका सपोर्ट लेने से मना कर दिया था मराठास ने। और अहमद शाह अब्दाली ने अवध के नवाब से यहाँ पर एक तरह से हेल्प ली थी, सुहाजुद्दौला। और पहले सुहाजुद्दौला से ये बैटल भी लड़ चुके थे अहमद शाह अब्दाली। और सुहाजुद्दौला को फिर इन्होंने कन्विंस कर लिया था, अपनी तरफ कर लिया था, और इनको कन्विंस करने में हेल्प करी थी रोहिला चीफ ने। और ये नाम आपने याद रखना है, नजीब उद दौला। ये रोहिला चीफ है। इन्होंने एक तरह से इनको कन्विंस करवाया था सुहाजुद्दौला को कि आप अहमद शाह अब्दाली की तरफ से बैटल लड़ें। और इधर से अवध और इधर से आप ऐसे समझ लो कि अफगानिस्तान, इन दोनों के बीच में था पानीपत। और यहाँ पर एक टाइम पर पानीपत और दिल्ली के बीच में जो जितना भी कम्युनिकेशन था वो ब्रेक करवा दिया था। और देन ये बैटल हुई, और बैटल होने के बाद ये बैटल मराठा बहुत बुरी तरह से पराजित हो गए थे। और ये बैटल कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली। और इसका मेन फायदा किसको हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगेन यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक बार आप इसको पढ़ना, आपको क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा। नेक्स्ट सेशन में हम आपके डाउट्स भी ले लेंगे और नेक्स्ट सेशन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।